Hello everyone, welcome to yet another episode of Science and Tech Weekly by Prepon IAS. First of all, I wish you a very happy Independence Day on behalf of Prepon IAS. So the topic that we are going to cover today are सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ GSLV F10 फेलियर की, उसके बाद चेपिया मिशन ऑफ नासा, फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, फिर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये हाल ही में न्यूज में क्यों है, और उसके बाद नियर सरफेस शेयर लेयर ऑफ सन। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से जो है GSLV F10 फेलियर। अगर GSLV F10 फेलियर की हम बात करें तो हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-03 को लॉन्च किया, और उसके लॉन्च करने के लिए उन्होंने बेसिकली GSLV रॉकेट को, जो कि हमारा सबसे लेटेस्ट रॉकेट है, उसकी हेल्प ली। बट जैसे ही ये टेक ऑफ करने वाला था, टेक ऑफ करते ही सिर्फ 5 मिनट के अंदर कुछ टेक्निकल मेल फंक्शंस की वजह से इस मिशन को यहाँ पर अबॉर्ट करना पड़ा। अगर हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की बात करें तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जनरली वो सैटेलाइट्स होती हैं जो यहाँ पर रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे इक्विप्ड होती है। अब जितनी भी हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं उसमें से एक हैवी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसमें डिप्लॉय करते हैं। जैसे अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के नाम बताऊं तो उसमें हमारी रिसोर्स सेट 2, रिसोर्स सेट 2A, कार्टोसेट 1, कार्टोसेट 2, कार्टोसेट 2A, कार्टोसेट 2B, रिसाट 1, और उसके साथ साथ हमारी सरल और उसके साथ साथ इनसेट 3DR एक्सेट्रा जो है हमारी कुछ मेजर यहाँ पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। अब अगर इस पर्टिकुलरली इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 की यहाँ पर हम बात करें तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 का जो मेजर पर्पस था वो यही था कि ये जो सैटेलाइट्स थी ये एक दिन में 4 से 5 बार पूरे के पूरे अर्थ की इमेजिंग आपको प्रोवाइड कर सकती थी। उसके अलावा जो GSLV रॉकेट जिसको हम GSLV F10 जो है जिसके ऊपर इस सैटेलाइट को यहाँ पर मेजरली लॉन्च किया जाना था, तो उसको स्पेसिफिकली यहाँ पर इस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था कि जो एरोडायनेमिक ड्रैग है उस एरोडायनेमिक ड्रैग को किस तरह से यहाँ पर कम किया जा सकता था। और इस जो GSLV रॉकेट का जो मेजर पर्पस था वो था कि किस तरह से इस सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, जिसको GTO ऑर्बिट भी बोला जाता है, वहां तक इसको पहुंचा दे, और GTO ऑर्बिट के बाद जो हमारा इस पूरे सिस्टम में, यानी कि जो हमारे ये पूरा सैटेलाइट सिस्टम है, इस सैटेलाइट सिस्टम में जो ऑनबोर्ड प्रपल्जन सिस्टम लगा है वो ऑनबोर्ड प्रपल्जन सिस्टम इसको बाद में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचा देता, जिसकी हाइट है करीबन 36,000 फ्रॉम द सरफेस, 36,000 किलोमीटर परहैप्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ की सरफेस से 36,000 किलोमीटर एक सर्कुलर ऑर्बिट है, उस सर्कुलर ऑर्बिट में किस तरह से यहाँ पर पहुंचा दे। और मेजर जो पर्पस रहता है, देखिए इस हाइट पे जनरली हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को रखते हैं, और उनका जो हैवी सैटेलाइट्स होती और उनका रखने का पर्पस क्या होता है कि वो विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, यानी कि जो अर्थ का रोटेशन पीरियड होता है वो उन सैटेलाइट्स के रेवोल्यूशन पीरियड के बराबर होता है, ताकि जो वो सैटेलाइट है वो अर्थ के कंपैरिजन में यहाँ पर एक स्टेशनरी सिस्टम को फॉर्म कर सके। अब अगर EOS-03 मिशन की हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो आपको रियल टाइम इमेजेस प्रोवाइड करती अगर ये सक्सेस हो जाती ऑफ द लार्जर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और उसके साथ साथ क्योंकि एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है, और अगर हम रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशंस की बात करें तो नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि फ्लड, साइक्लोन्स, वाटर बॉडीज, क्रॉप्स, वेजिटेशन और फॉरेस्ट कवर जैसी जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो सकती थी। अगर EOS-3 की हम बात करें तो बेसिकली ये एक सीरीज ऑफ, या आप कह सकते हैं एक चेन ऑफ सैटेलाइट्स है, जिसमें पहले EOS-1, EOS-2 और EOS-3 इस हिसाब से हमने जो है यहाँ पर इनको प्लान किया था। पर क्योंकि कोविड-19 वाली सिचुएशन की वजह से जो ये EOS-2 का लॉन्च है जो कि मार्च और अप्रैल में होना था, अनफॉर्चुनेटली इसको हमने रिस्केड्यूल कर दिया है, और अब इसका जो लॉन्च है वो सितंबर या अक्टूबर में होने वाला है। जनरली अगर EOS-2 के बारे में आपको मैं थोड़ा बताऊं तो EOS-2 में बेसिकली जो हमारा
इसरो का SSLV है, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट, जो कि लेटेस्ट इन द सीरीज है, उसको यहां पर EOS-02 को SSLV की हेल्प से उसके ऑर्बिट पे पहुंचाने का इसरो का प्लान था। अभी तक अगर हम देखें तो हमारी जो रिलायबिलिटी रही है या रिलायंस रही है वो मेजरली PSLV और GSLV पर ही रही है। इससे पहले मिशन EOS-1 की अगर हम यहां पर बात करें तो EOS-1 को नवंबर 2020 में इसरो ने लॉन्च किया था। और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की सीरीज में एक सबसे पहली जो न्यू सीरीज सैटेलाइट थी वो EOS-01 थी। बेसिकली EOS-01 की अगर बात करें तो ये एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट के लिए उसको यूटिलाइज किया जाता है। अब GSLV के बारे में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो GSLV एक ऐसा लॉन्च व्हीकल है जो इनिशियली हमारा जो हैवी सैटेलाइट्स है, अभी तक हमारी जो सैटेलाइट्स के ऊपर रिलायबिलिटी रही है उनको लॉन्च करने के लिए वो PSLV पे रही है, जो कि हमारा थर्ड जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पर जो GSLV है उस GSLV की हेल्प से हम यहाँ पर जितने भी हैवी सैटेलाइट्स हैं उन हैवी सैटेलाइट्स को हायर ऑर्बिट्स में प्लेस कर सकते हैं। और जो GSLV है वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर मेंटेन करना होता है, जो कि अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क है। तो ये टेक्नोलॉजी इनिशियली बहुत सारी कंट्रीज ने, जैसे रशिया ने, फ्रांस ने और US ने हमें डिनाई कर दी थी। बाद में हमने डिसाइड किया कि इस टेक्नोलॉजी को हम अपने लेवल पर खुद ही डेवलप करेंगे। और जब हम इसको खुद डेवलप कर रहे हैं तो इसीलिए इनिशियल फेलियर्स आर द वन विच वी आर एनकाउंटरिंग इन दैट केस सिनेरियो। अब GSLV F10 की अगर बात करें तो जो GSLV F10 के जो मेजर यहां पर फेलियर्स के रीजन रहे, तो इसके अगर हम थोड़ी सी डिजाइनिंग पर बात करें तो सबसे पहले इसमें लिक्विड फ्यूल स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स होते हैं, जो यहां पर जो सैटेलाइट के लॉन्च को फैसिलिटेट करते हैं और वो इनिशियली आपको एक्स्ट्रा थ्रस्ट जो होती है वो एक्स्ट्रा थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप कह सकते हैं एक तरीके से पहली स्टेज जो है वो उसकी लिक्विड होती है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए, उसके बाद यहां पर सॉलिड स्टेज और फिर उसके बाद अनदर लिक्विड स्टेज। तो यहां तक तो देखिए कोई इशू नहीं है। पर उसके बाद हमारी जो सेल्फ डेवलप, जैसे मैंने आपको बताया कि जो GSLV है उस GSLV में हम क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो हमारी जो सेल्फ डेवलप्ड CUS है, CUS की फुल फॉर्म होती है क्रायोजेनिक अपर स्टेज। तो वो क्रायोजेनिक अपर स्टेज में जाते ही जो रॉकेट था वो फेल हो गया। और उसकी वजह से जैसे हमने एंटिसिपेट किया था, जैसे उसको एक्सपेक्ट किया था, ये लॉन्च हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब अगला सवाल ये उठता है कि ऐसी जो फेलियर्स है, इन फेलियर्स का हमारे आने वाले मिशंस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसरो की अगर बात करें तो ये इसरो का सेकेंड लॉन्च मिशन था जो उन्होंने 2021 के लिए लाइन अप किया था। और इसकी वजह से आने वाले जितने भी हमारे फ्यूचर मिशंस है वो एक मल्टीपल डिलेज जो है वहां पर देखने को मिल सकता है। इनिशियली अगर हम देखें तो इसरो का पहला मिशन फरवरी में था, जिसमें इसने ब्राजील की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम था अमेजोनिया 1 को यहाँ पर लॉन्च किया था। और उसके साथ साथ 18 को पैसेंजर सैटेलाइट्स थी उनको भी यहाँ पर लॉन्च किया था। और उसके साथ इसरो के लिए जो यहाँ पर एक बहुत ही दुखद बात है वो ये कि इसरो ने सक्सेसफुली 16 सैटेलाइट मिशंस जो थे उनको सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। एंड इट इज समथिंग विच हैज एक्टेड एज अ हर्डल इन बिटवीन। अगर ये भी सफल हो जाता तो लगातार हम 17 जो मिशंस थे 2017 से लेकर अब तक 17 सक्सेसफुल मिशंस को हम यहाँ पर लॉन्च कर लें। आगे अगर भविष्य में देखा जाए तो 2021 के लास्ट में हम ओशनसैट 2, जीसैट 2, रिसैट 2A जैसी सैटेलाइट्स जो है जिनका करीबन एस्टिमेट 700 करोड़ के आसपास है उनको लॉन्च करना है। एंड दिस हैज अगेन प्रूव टू बी अ वेरी बिग सेटबैक। उसके बाद गगनयान और चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो उसको भी हमें GSLV Mark 3 रॉकेट जो है, जो इसको अगर देखा जाए बाहुबली भी कहा जाता है, उसकी हेल्प से हमें लॉन्च करना है। अब ये फिर से जो है इस जो लॉन्च फेलियर है उस लॉन्च फेलियर ने इट हैज अगेन गिवन अ मेजर सेटबैक टू अस। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा जो निसार मिशन है, जिस निसार मिशन को हमने नासा के साथ प्लान किया है, दैट इज समथिंग व्हिच कैन आल्सो बी like delayed because of this GSLV F10 failure. At the end of the day, science is all about experimentation, science is all about technology upgradation. एंड इसरो इज वेरी हेल्पफुल कि भविष्य में हम यहाँ पर इस तरह के सैटेलाइट्स को बहुत सक्सेसफुली लॉन्च कर लेंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी सेकेंड न्यूज की तरफ, जो है चेपा मिशन ऑफ नासा। अब अगर हम नासा के चेपा मिशन की यहाँ पर बात करें
तो जो चेपा मिशन है नासा का, सबसे पहले देखते हैं कि चेपा की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है। चेपा बेसिकली स्टैंड्स फॉर क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग। ये बेसिकली एक मिशन ना होकर एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। जब हम टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर में हम ये चेक करते हैं कि अगर इस तरह से मिशन को यहाँ पर लॉन्च किया जाए, बेसिकली हम उन्हीं रियल कंडीशंस को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो उसकी हेल्प से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब एक्चुअल में हम इस मिशन को यहाँ पर लॉन्च करेंगे तो इसके किस तरह से जो इसके आउटकम्स हैं वो आउटकम्स की यहाँ पर पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटीज क्या है। अब अगर नासा की बात करें तो नासा ने हाल ही में कुछ एप्लीकेशंस को इनवाइट किया है, और वो जो एप्लीकेशंस है वो एज अ क्रू मेंबर नासा ने यहाँ पर इनवाइट किया है। और वो क्रू मेंबर किस किस मिशन के लिए इनवाइट किया है, और वो एप्लीकेशन बेसिकली नासा ने चेपिया मिशंस के लिए यहाँ पर इनवाइट किया। अब अगर हम इस चेपिया मिशंस की बात करें तो बेसिकली ये एक 3D प्रिंटेड हैबिटेट 3D प्रिंटेड हैबिटेट है। और 3D प्रिंटेड हैबिटेट का यहाँ पर मतलब क्या है कि यहाँ पर इसको हमने 1 साल के मिशन के तौर पे डिजाइन किया नासा ने, ताकि जो मार्स की एक्चुअल कंडीशन, जैसे मार्स की अगर बात करें तो मार्स में जो एनवायरनमेंट है, द एनवायरनमेंट इज समथिंग व्हिच इज वेरी टॉक्सिक, मार्शियन सरफेस इज समथिंग व्हिच इज वेरी टॉक्सिक। तो ये एक ऐसी हैबिटेट को डेवलप किया है कि यहां पर आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि आप मार्स की सरफेस पर रह रहे हैं। 2022 में जो ये मिशन है, इस मिशन की शुरुआत होने के चांसेस हैं। और यहां पर अगर देखा जाए तो इन्होंने बेसिकली सिर्फ पूरे अक्रॉस द ग्लोब जनरली इन्होंने यहां पर, और अगर इस मिशन की बात की जाए तो सिर्फ यहां पर उन्होंने 4 एप्लीकेशंस इसके लिए इनवाइट की है। और इसमें करीबन एक 1700 स्क्वायर फुट का मॉड्यूल है जिसको एक 3D प्रिंटर की हेल्प से क्रिएट किया गया है। और इस मिशन का उन्होंने बेसिकली जो नाम रखा है, इस हैबिटेट का बेसिकली जो नाम रखा है वो रखा है मार्स ड्यून अल्फा। अब इस मार्स ड्यून अल्फा में अगर देखा जाए तो यहां पर यह जानने की कोशिश किया जाएगा कि मान लीजिए कि रिसोर्स लिमिटेशंस से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स हैं, इक्विपमेंट फेलियर हो गया, कम्युनिकेशन डिले हो गया, या किसी तरह का जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं वो यहां पर आ गए। तो यहां जो है ये इन सब पैरामीटर्स पर जो ये एक रियल टाइम कंडीशंस है, इन रियल टाइम हैबिटेट कंडीशंस को क्रिएट किया। अभी अगर इसके पर्पस की बात करें तो हालांकि पर्पस तो चेपिया का इसके नाम के साथ ही एक्सप्लेन हो जाता है, पर इन डिटेल अगर हम बात करें तो नासा जो है यहां पर इन 4 क्रू मेंबर्स को एक हैबिटेशंस प्रोवाइड करेगा, और वो जितना ज्यादा मार्स की रियलिस्टिक कंडीशंस हैं उन रियलिस्टिक कंडीशंस को यहां पर जानने की कोशिश करें। अब इसके अलावा अब जनरली अगर एनालॉग मिशंस की बात करें तो एनालॉग मिशंस की जरूरत क्यों पड़ती है? एनालॉग मिशंस की अगर बात करें तो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सभी के सभी एक्सपेरिमेंट्स स्पेस में कैरी आउट नहीं किए जा सकते, क्योंकि मनी रिसोर्सेज की अगर बात करें तो मनी रिसोर्सेज समथिंग विच इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न फॉर एनी कंट्री। तो ऐसी सिचुएशन में नासा ने यहां पर रियल टाइम कंडीशंस जो है क्रिएट करने की कोशिश की। अब इसके साथ साथ जो ये चेपिया मिशन है, इस चेपिया मिशन की एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले आपको उसके लिए एक यूएस का सिटीजन होना जरूरी है, और आपकी एज 30 साल से 55 साल के बीच में होनी जरूरी है। उसके साथ साथ आपके पास एक पीएचडी डिग्री जो कि जनरली आपने स्टेम फील्ड है उसमें अटेन की, और उसके साथ साथ आपको स्टेम रिलेटेड टेक्नोलॉजी में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है वो भी होना चाहिए। उसके साथ उन्होंने कुछ कंडीशंस भी रखी हैं। कंडीशन उन्होंने वो रखी है कि जो कंपनसेशन है वो कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही अवेलेबल होगा, और उसके साथ साथ कुछ जो रिस्क है वो रिस्क भी इस चेपिया मिशन के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि आपकी लॉस ऑफ द प्रिवेसी हो सकती है, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस हो सकती है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपके कुछ रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से, स्पेसिफिकली एक्सरेज की वजह से आपको कुछ मेडिकल इश्यूज भी आ सकते हैं, कुछ आपको फिजिकल इंजरी भी हो सकती है, और कुछ केसेस में अनलाइकली जो है देयर आर चांसेस ऑफ डेथ ऑल्सो। तो अब ऐसे में बहुत सारे मेडिकल इवैल्यूएशंस हालांकि होंगे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी होगी, साइकेट्रिक स्क्रीनिंग भी होगी, ताकि उनकी जो सुटेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ फिजिकली एंड मेंटली डिमांडिंग लाइक दिस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट उनको टेस्ट किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चेपिया मिशन ऑफ नासा। अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है जिस पर हम बात करेंगे वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर बात करें तो हाल ही में आईआईटी मद्रास और
IISER कोलकाता के कुछ साइंटिस्ट ने एक ऐसा मेथड डेवलप किया है, या आप कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक ऐसा एडवांसमेंट जो है इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया है कि अब आप माइन्यूट से माइन्यूट जो केमिकल्स हैं वो किसी भी सॉल्यूशंस में डिटरमाइन कर सकते हैं। उनका जो अमाउंट है उस अमाउंट को बहुत इजीली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे बेसिकली ये होती क्या। अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिटेक्ट कि व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ एनी एलिमेंट इन एनी मीडियम, कि किसी भी एलिमेंट का किस मीडियम में कितना प्रोपोर्शन है उसको बहुत इजीली यहां पर डिटरमाइन किया जा सकता है। बेसिकली इसमें देखिए होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक लाइट सोर्स होती है, उस लाइट सोर्स को हम बेसिकली जो सैंपल होता है उस सैंपल के ऊपर शाइन कराते हैं, और फिर इस लाइट सोर्स को जब सैंपल के ऊपर इसको शाइन कराते हैं तो उसके बाद हम इसको जो स्पेक्ट्रोस्कोप है उस स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से यहां पर उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। जनरली इसमें होता क्या है कि कुछ जो डार्क लाइंस हैं वो डार्क लाइंस ऑब्जर्व की जाती हैं स्पेक्ट्रम में, और जो डार्क लाइंस हैं उन डार्क लाइंस से फिर बाद में हम जो लाइट के जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उस एब्जॉर्ब लाइट की जो वेवलेंथ्स हैं उन वेवलेंथ्स को कंपेयर करते हैं, और जब उन वेवलेंथ्स को कंपेयर करते हैं तो उससे हम जो एलिमेंट्स हैं उन हर एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज होती है विच इट शोज टुवर्ड्स लाइट, तो उन लाइट्स के प्रति वो कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं, और उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से फिर हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं, और फाइनली हम बता पाते हैं कि उसको कितने ट्रेसेस में वहां पर बेसिकली प्रेजेंट। अभी तक जो है ये एक एडवांस मेथड क्यों, यह जो IIT मद्रास और IISER कोलकाता के साइंटिस्ट टीम है इन्होंने अचीव क्या किया। अभी तक अगर आप देखें तो हमें करीबन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो सैंपल है वो सैंपल चाहिए होता है, बट अगर इसकी पर्टिकुलर बात करें जो इन्होंने लेटेस्ट मेथड जो डेवलप किया, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ट्रेसेस वेरी स्मॉल अमाउंट जो है यहां पर आपको ओरिजिनल मीडियम का चाहिए, बहुत छोटे से सैंपल से भी आप उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उसको बता सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपको कहूं तो हमने इसमें अचीव क्या किया, अचीव जो हमने किया है वो ये कि स्मॉल से स्मॉल जो सैंपल होता है उसमें जो एलिमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको हम बहुत ही इजीली यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। और आने वाले समय में जो स्पेसिफिकली जैसे डीएनए मॉलिक्यूल्स है, और हम जो डीएनए की बात करें या डीएनए के पोटेंशियल एप्लीकेशंस की बात करें तो डीएनए की पोटेंशियल एप्लीकेशंस वैरायटी ऑफ फील्ड्स में देखी जा सकती है। जैसे मैं अगर एक छोटे से फील्ड का बात करूं तो डीएनए कंप्यूटिंग, जनरली साइंटिस्ट कम्युनिटी ऐसा मानती है कि अभी तक सिर्फ हम डीएनए के 1% पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकें, और आने वाले टाइम में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे मेथड से हम भविष्य में ये बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू लाइक रिसर्चेस इन द फील्ड ऑफ डीएनए एज आई हैव जस्ट सेड। उसके अलावा जो हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उन बायोमोलिक्यूल्स में, और उसके साथ साथ जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनको नेकेड आई से देखना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, और उसके साथ जिनको नेकेड आई से यहाँ पर देखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनका साइज इतना स्मॉल है, तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल है उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम बहुत ही इजीली उनके कंपोजिशन के बारे में कुछ फ्यूचर एस्टिमेशंस प्राप्त कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। अगर इसकी हम फुल शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है निसार। अगर निसार की बात करें तो निसार के लिए सितंबर 30, 2014 में इसरो और नासा के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ, और बेसिकली निसार में इसरो और नासा ने पहली बार एक कोलैबोरेशन किया, और कोलैबोरेशन में ये एक एपर्चर रडार है। इस एपर्चर रडार जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफिकेंस ये है कि पहली ऐसी रडार है जो एल और एस दोनों बैंड्स में काम करेगी। अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे एल और एस बैंड बेसिकली होती क्या। तो इस मिशन को जो है 2022 में लॉन्च किया जाना है इसरो के श्री हरिकोटा स्पेसक्राफ्ट जो कि स्पेस तो इस मिशन को 2022 में लॉन्च किया जाना है इसरो के श्री हरिकोटा स्पेस पोर्ट से, जो कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में।
अब इसका जो निसार है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एपर्चर रडार, तो ये बहुत ही एक्सट्रीमली हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशंस की यहां पर आपको प्रोवाइड करेगी। अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें और थोड़ा डिटेल में अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पर बात करें, तो ये अर्थ के लैंड और आइस कवर्ड जो सर्फेसिस है उनको लगातार 12 दिन की रेगुलरिटी पर ऑब्जर्व करेगी, और उसके साथ साथ जो ये अर्थ को सैंपल करेगी करीबन 6 दिनों तक अर्थ को आप कह सकते हैं कि, और उसके साथ साथ अगर देखें तो करीबन 6 दिन के एवरेज टाइम पर ये अर्थ की जो सैंपलिंग है वो भी करेगी। इसकी जो मिशन लाइफ है वो मिशन लाइफ करीबन 3 साल की। अब अगला सवाल ये उठता है कि एल और एस बैंड बेसिकली होते क्या। देखिए, एल बैंड वेव्स की अगर बात करें तो एल बैंड वेव्स बेसिकली जीपीएस के लिए यूज की जाती है, क्योंकि इनके साथ एडवांटेज ये होता है कि ये बेसिकली जो क्लाउड्स है उनको भी पेनिट्रेट कर सकती हैं, क्लाउड्स के साथ फॉग, रेन, स्टॉर्म्स और किसी भी तरह का जो वेजिटेशन है उन सभी को ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। और इसके साथ अगर हम एस बैंड की बात करें तो एस बैंड हमारे यहाँ स्पेसिफिकली जो एयरपोर्ट सर्विलांस रडार है उन एयरपोर्ट सर्विलांस रडार में इसको यूज किया जाता है। इसके साथ साथ इसको वेदर रडार में भी यूज किया जाता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी यूज किया जाता है, सरफेस शिप रडार में भी यूज किया जाता है, कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती है वहां पे भी एस बैंड की यूटिलिटी देखने को मिलती है। तो इसीलिए अगर हम बात करें निसार की, तो निसार पहला ऐसा अपर्चर रडार है जो एल और एस दोनों बैंड में काम करे। अब इस कोलैबोरेशन के बारे में अगर हम एक लाइन में आपको बताऊं, अब अगर इस कोलैबोरेशन के बारे में हम थोड़ी बात करें तो नासा जो है यहां पर इस मिशन में एल बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार प्रोवाइड कर रही है, जो कि एक हाई रेट कम्युनिकेशन सबसिस्टम है बेसिकली फॉर साइंस डेटा। जीपीएस रिसीवर दे रही है, सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर दे रही है और पेलोड डेटा सबसिस्टम प्रोवाइड कर। अब अगर इसरो की बात करें तो इसरो इसमें स्पेसक्राफ्ट बस दे रहा है, उसके साथ साथ एस बैंड रडार दे रहा है, लॉन्च व्हीकल भी दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा जो जीएसएलवी है उस पर लॉन्च किया जाना है। उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड लॉन्च सर्विसेज इस मिशन के लिए चाहिए वो सभी के सभी यहां पर बेसिकली आपको इसरो प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द निसार मिशन ऑफ ISRO and NASA collaborated together. So if we talk about the निसार असेंबली, तो इस निसार असेंबली में आप देख सकते हैं कि जो स्पेसक्राफ्ट है वो स्पेसक्राफ्ट बेसिकली एक क्यूबॉइड फॉर्म में है, और इसमें कौन कौन से डिवाइसेस है, ओबीएस, डीटीएस, टीटीसी, एसपीडीयू, डीजीए, पीडीएस, पीडीयू, पीसीएस, पीएफए। और उसके अलावा अगर हम इंटीग्रेटेड रडार इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर पर देखें तो देखिए आप एलएसएआर, SSAR, solid state recorder, this GPS payload is also there. Apart from that, this baseband data handler is also there. So this is basically the assembly of NISAR, as you can see over here. And the last is near surface shear layer of sun. सबसे पहले देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों है। अभी हाल ही में इंडिया के एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एरीज स्टैंड्स फॉर आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, और उसके साथ साथ IISc बैंगलोर ने यहां पर पहली बार जो एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया है विच शोज द प्रेजेंस ऑफ नियर सरफेस शेयर लेयर ऑफ सन। पहली बार ऐसा हुआ है स्पेस साइंस में कि एरीज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर ने कुछ इस प्रकार का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये NSSL यानी कि नियर सरफेस शेयर लेयर ऑफ सन है, ये बेसिकली होती क्या। अब अगर इसकी बात की जाए तो ये एक ऐसा रीजन है जो कि सन की सरफेस से काफी क्लोज है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं सन की जो विजिबल सोलर सरफेस है उससे काफी क्लोज है, और यहां पर जो एक सन का जो रोटेशन प्रोफाइल है उस रोटेशन प्रोफाइल में एक चेंज देखने को मिलता है। क्योंकि सन की अगर बात करें तो सन एक सॉलिड स्टेट ऑब्जेक्ट नहीं है, सन जो है एक सॉलिड स्टेट ऑब्जेक्ट नहीं है। जो सन की लेयर्स है, द सन्स लेयर इन फैक्ट एग्जिस्ट वेरी क्लोज टू द सोलर सर्फेसेस विद इन विच द एंगुलर वेलोसिटी इज समथिंग विच इज डिक्रीजिंग विद द रेडियस। यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी जो सन की लेयर्स की है वो जो रेडियस है उन रेडियस की वजह से कम होती जाती है। जैसा कि आप यहां पर इस पिक्चर में देख भी सकते हैं कि जो
इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास ये 25 डेज के आसपास टाइम ले रहा है। जैसे जैसे ये दूर होता जा रहा है ऐसे ऐसे यहाँ पे जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो ये डिफरेंशियल रोटेशन ऑफ सन है। तो अब यहां देख सकते हैं कि जो सन है वो सिग्निफिकेंटली इट रोटेट्स फास्टर एट इट्स इक्वेटर देन इट्स पोल। अगर पोल के कंपैरिजन पे देखें तो जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास ये कम दिन ले रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि यहां पर ज्यादा तेजी से रोटेट कर रहा है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो NSSL की अगर बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है ये डिफाइन करने में कि जो लार्ज स्केल कन्वेक्टिव पैटर्न्स हैं जो कि सन के मैग्नेटिज्म के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, उनको किस तरह से उनके जो एक्सप्लेनेशन है उन एक्सप्लेनेशन को, ये आप कह सकते हैं एक साउंड प्रूफ एक्सप्लेनेशन उसका दिया जा सकता है। अब अगर इस स्टडी की कुछ फाइंडिंग्स की बात करें तो यहां पर उन्होंने एक थ्योरम को यूज किया है, या आप पर्टिकुलरली कह सकते हैं एक इक्वेशन को यूज किया जिसका नाम है थर्मल विंड बैलेंस इक्वेशन। अब थर्मल विंड बैलेंस इक्वेशन में होता क्या है, ये बेसिकली एक्सप्लेन करती है कि व्हाई देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सोलर पोल्स एंड द इक्वेटर। यानी कि जो सोलर पोल्स है और इक्वेटर है उसके बीच में ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर का स्लाइट डिफरेंस क्यों है। इस स्लाइट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर को बेसिकली थर्मल विंड कहा जाता है। और इस थर्मल विंड को, इस थर्मल जो फाइंडिंग, मेजर फाइंडिंग है इस स्टडी की वो ये है कि जो इस थर्मल विंड है, इस थर्मल विंड को एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि सन की वजह, जो सन का डिफरेंशियल रोटेशन है उसकी वजह से एग्जिस्ट कर रही है, वो उसको बैलेंस करती है। यानी कि दिस चेंज इन टेम्परेचर, दिस स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर इज द वन विच इज बैलेंस्ड बाय दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज कॉज्ड ड्यू टू दिस डिफरेंशियल रोटेशन ऑफ द सन। अब अगर इसकी बात करें ओवरऑल जनरल या जनरलाइजेशन की बात करें तो इस स्टडी की हेल्प से बहुत सारे जो सोलर फिनोमिनन्स है, जैसे सन स्पॉट फॉर्मेशन हो गया, उसके साथ साथ जो सोलर साइकिल है, सोलर साइकिल हो गया, तो उन सभी फिनोमिनन्स को ये अंडरस्टैंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले कर सकता है। अब अगर हम सन के डिफरेंशियल रोटेशन की बात करें तो लेट्स मूव टू दैट फिगर अगेन। तो ये जो डिफरेंशियल रोटेशन ऑफ सन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इक्वेटर के पास काफी तेज है और जो पोल है उस पोल के पास जाते जाते ये कम हो जाता है। तो ऐसे में जो सन का डिफरेंशियल रोटेशन है, तो डिफरेंशियल रोटेशन का सिर्फ एक मतलब है कि सन रोटेट एट डिफरेंट स्पीड्स एट डिफरेंट पार्ट्स। सन का जो ये डिफरेंशियल रेट है, ये डिफरेंशियल रेट ऑफ रोटेशन है, इसी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो सन का है वो कई बार ट्विस्टेड और टैंगल्ड यहां पर अपीयर होता है। तो जो ये टैंगल्ड लाइंस होती है, ये जो टैंगल्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड में होती है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। और ये जो लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं सन की सरफेस पे, यही वो एक्टिव रीजन्स होते हैं जहां पर बेसिकली जो सन स्पॉट्स हैं वो सन स्पॉट्स फॉर्म होते हैं। सन स्पॉट्स की अगर हम बात करें तो सन स्पॉट्स बेसिकली वो एरिया होते हैं जो सन की सरफेस पे बेसिकली डार्कर अपीयर होते हैं। बेसिकली जो सन की सरफेस होती है उसको हम फोटोस्फेयर यहां पर बोलते हैं। और ये डार्क इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपने आसपास का जो एरिया होता है, आसपास का जो रीजन होता है, उससे रिलेटिवली कूलर होते हैं। उसके अलावा कोरल मास इजेक्शंस जैसे जो फॉर्मूला जैसे जो फिनोमिनन्स होते हैं, जिसकी वजह से एवरी सिंगल ईयर द सन इज द वन विच इज लूजिंग टन्स ऑफ इट्स वेट, इन सभी फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। So this is all we have for today's session. The handouts of this will be provided to you very soon in the Telegram group.